अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से आज दो बड़ी खबरें सामने आ गई हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स ना दिए जाने पर हुक्काम से जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी कानून बनकर नाफिज भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी सरबराही में 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। ये बेंच कल सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। 2 दिन पहले हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर कराया था, जिसे उसी दिन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया था कि अभी तो कानून बना ही नहीं है, तो चैलेंज कैसे किया जा सकता है। फिर कल इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नाफिज होने में अभी 8 दिन बाकी हैं। पार्लियामेंट से मंजूरी के बावजूद अगर सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत नहीं किए तो ये 10 दिन बाद यानी 20 अप्रैल को खुद ब खुद कानून बन जाएगा। लेकिन कल ही कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और आज इस पर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर 6ठे, जस्टिस मज़ाहिर नकवी 9वें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 11वें, जस्टिस आयशा मलिक 12वें और जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद आखिरी 2 नंबरों यानी 14वें और 15वें नंबर पर हैं। बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी अहम बेंचेस में शमूलियत का मुतालबा वकला बिरादरी भी करती रही है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह को भी शामिल नहीं किया गया है। ये चारों वो जजेस हैं जो पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस पर अपने तफसीली नोट दे चुके हैं। चीफ जस्टिस के 3-2 के फैसले से इख्तलाफ कर चुके हैं और ये करार दे चुके हैं कि नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हो चुका है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन भी शामिल नहीं हैं, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ा के साथ मिलकर चीफ जस्टिस को नए रूल्स बनने तक अज खुद नोटिस की समाअत से रोकने का फैसला दिया था। मगर बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में आखिरी नंबर पर हैं और उन्होंने अज खुद नोटिस से मुताल्लिक जस्टिस काजी फाइज़ा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा था। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं, जिन पर हुकूमत मुसलसल एतराज़ कर रही है और जो पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत से अलग भी हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा इंतखाबात आगे बढ़ाने के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस ने उन्हें शामिल कर लिया था और आज इस बेंच में भी उन्हें शामिल कर लिया है। बेंच में जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ 1 से ज़ायद रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किए जा चुके हैं। हुकूमत और वकला बिरादरी उनकी समाअत का मुतालबा कर रही है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कह चुके हैं कि उन्हें पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम था। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी वो 2 जजेस हैं हुकूमत जिनको फुल कोर्ट से भी बाहर रखने का मुतालबा करती रही है। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, जो चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ उन 3 जजेस में शामिल थे जिन्होंने पंजाब में इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ अपील पर फैसला दिया है और जिनके खिलाफ रेफरेंस की तजवीज़ नवाज शरीफ और मरियम नवाज दे चुके हैं। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में बहुत नीचे हैं, लेकिन ये जजेस उस बेंच में शामिल थे जिसने 5 मिनट से भी कम की समाअत में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला ख़त्म कर दिया था। इस बेंच की तश्कील पर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा है कि अब जब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज साहिबान पर बेंच तश्कील दे दिया है तो उम्मीद है उन लोगों की तसल्ली हो गई होगी जो समझते थे कि बड़ा बेंच ही मसाइल का हल है। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं, लेकिन माहिर कानून सलमान अकरम राजा, जो कुछ मुकदमात में तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे बेंच की तश्कील देखकर धचका लगा है। लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला हुआ तो फिर हमारी तरफ से भी ऐसा ही होगा। साहब, एक और आसरा आपका उस कानून साजी पर है जो आप लोगों ने की, सदर ने नहीं किया था प्रूव, अब ज्वाइंट सेशन से हो गया, 10 दिन में से कानून बन जाना है, मगर वो चैलेंज हो गया पहले ही। अगर वो बनते ही स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर आपका वो आसरा भी खत्म हो जाएगा। अगर हमारा वो आसरा खत्म होगा तो फिर पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर मुनासिब फैसला लेगी और मुनासिब कदम जो है वो उठाएगी। देखिए शाहजेब, आपने जिस तरह से ये बात की है कि जी वो ऐसे हो गया तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर कोई आइन की हुक्मरानी तो ना हुई, कानून की हुक्मरानी तो ना हुई, रूल ऑफ लॉ ना हुआ, ये तो फिर माइट इज़ राइट हुआ। तो फिर माइट इज़ राइट जो है वो फिर अगर दूसरी तरफ से होगा तो फिर हमें तो इसके ऊपर आप सजावार ना ठहराएं, फिर आप हमसे भी इसी किस्म की तवक्को करें।
दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पंजाब असेंबली के इंतखाबात से मुतालिक आज एक और पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स ना दिए जाने पर हुकाम से जवाब मांग लिया है। 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को चैम्बर में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुकूमतूली है। अदालती हुकूमतूली के नताइज कानून में वाज़े और सबके इल्म में हैं। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश हों। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। बाजुन नज़र में अदालत की हुकूमतूली आईनी मुद्दत में इंतखाबात के इनेकाद को खतरे में डाल सकती है। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को दस्तियाब वसाइल से मुतालिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म देते हुए कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक और सीनियर तरीन अफसर हुकूमत के पास मौजूद रकम की तफसीलात हमरा लाएं, जबकि सेक्रेटरी खजाना को भी तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। अदालत उज़्मा के नोटिस में कहा गया है कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड भी फराहम करने का हुक्म दिया है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतूली पर वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना नाअहल होगी। इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीज़ें। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुकूमतूली है उसके नतीजे में वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी, जो कि वफाकी काबीना। उसके बाद दूसरा हुक्म था IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कि आप इसका सिक्योरिटी प्लान दें। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने सिक्योरिटी प्लान दिया है या नहीं दिया। अगर चीफ सेक्रेटरी ने और IG ने सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा प्लान था कि सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी प्रोविजंस दें। अब अगर उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस ने नहीं दी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी। और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती। इस सारी सूरत हाल पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत की कानूनी टीम का इजलास हुआ है। बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, जो कानून साजी आप लोग करने जा रहे हैं ज़ाहिर पार्लियामेंट से मंजूर हो गई मगर कानून अभी तक नहीं बना है, उसमें वक्त है, मगर अदालत ने मामला टेकअप कर लिया है। 8 रुकनी बेंच बन गया है। बेंच की तश्कील से वाज़ेह है फुल कोर्ट का आपका मुतालबा वो नहीं माना गया, सीनियर जजेस उसमें नहीं है। आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, मैं अभी जिस मीटिंग आप जिक्र कर रहे हैं उसमें से उठ के आया हूँ। मीटिंग अभी जारी थी। हम उसमें मुख्तलिफ़ जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो आज इक़दामात उठाए गए हैं अदालत उज़्मा की तरफ से, उसका रिस्पांस हमने क्या देना है वो अभी डिस्कस हो रहा था। मेरी क्योंकि आपके साथ तयशुदा था ये वक्त जो है, तो मैं जो है उनसे इजाज़त लेके प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन जो आपने जो इब्तदाइया में जो बातें उठाई हैं, देखें इस वक्त जो हमारी हमसाया जो इमारत है सुप्रीम कोर्ट में की, उसमें वही कुछ हो रहा है जो नेशनल असम्बली में होता है। हम सियासतदान जो हैं वो बड़े एब्स्ट्रैक्ट्स में भी जो है ना डील करते हैं। बाज़ चीज़ें जो हैं ग्रे एरियाज़ में होती हैं, हम उनको उनमें भी डील करते हैं। बाज़ औक़ात जो है बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल हालात के अंदर जो है कोई कानून और ज़ाब्ते के तहत जो है उसको डिफ़ाइन भी नहीं किया जा सकता। ये मैं बसीयत एक पार्लियामेंटेरियन, बसीयत एक सियासी वर्कर के जो है मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ और एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन जब ये चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में होनी शुरू हो जाएँ तो फिर वो कौम के लिए और मुल्क के लिए एक ख़तरे की घंटी है। जब वहाँ पे इस तरह पार्टिजनशिप जो है वो हो जाए, इस तरह जो है महाजराई हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना ये कोई अच्छा शगुन नहीं है अदालत उज़्मा के लिए। और जब अदालत उज़्मा के लिए अच्छा शगुन नहीं है तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा शगुन नहीं है, आइन के लिए भी अच्छा शगुन नहीं है। आप देखें कि 51,000 केस जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं।
जिनमें ज़मानतों के केस हैं। आप एग्नी जो है नहीं अंडरस्टैंड कर सकता वो शख्स जो कैद ना कभी रहा हो, अल्लाह करे कोई भी कैद ना रहे, किसी की भी आज़ादी जो है सल्ब ना हो, लेकिन जब आप ज़मानत का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आपकी जो आपकी जो ज़हनी कैफियत जो होती है वो बड़ी एक्सक्रूशिएटिंग होती है, बड़ी तकलीफ़ देह होती है। सालों से लोग जो है वो अपने सेल्स में बैठ के अपनी ज़मानत का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने केसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये 51,000 केस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हैं, बाकी हाई कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो लाखों में चले जाते हैं। ये अगले दिन असम्बली के अंदर ये सारे अदाद व शुमार जो है पेश हुए हैं। तो इस सूरत हाल में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इरादा कर लिया है कि वो सियासत खेलेंगे जिस तरह हम खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक बात है। मेरे सियासी कैरियर में या मेरे जो सियासत के साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक़ रहा है 50-55 साल से, मैंने इस किस्म की सूरत हाल बहुत कम देखी है। मैंने ये ज़रूर देखा है कि अदलिया ने जो है वो लेजिटिमाइज़ किया, जो हराम टेक ओवर थे उनको हलाल टेक ओवर करार दिया, आइन की एब्रोगेशन को हलाल करार दिया, फांसी लगाया वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़मों को जो है नाअहल करार दिया। ये अदलिया ने सारा कुछ किया हुआ है, अदलिया का रिकॉर्ड है। तो मेरा ख्याल है कि मैं कम से कम ज़ाती तौर पे एक्सपेक्ट करता था कि ये अदलिया जो हमारी जो है इससे जो अदलिया बहाली तहरीक के बाद जो है बहाल हुई थी, इनकी ये उन अपनी रवायात से जो है डिपार्ट करेगी। लेकिन फिर इन्होंने अपने ही एक साथी जज के साथ जो कुछ किया, उसके अहले खाना के साथ जो कुछ किया, वो भी कोई पुरानी बात नहीं है, कुछ सदियों पुरानी बात नहीं है, चंद साल पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है। मगर तो सारी बैकड्रॉप में वो सब हुआ, मगर अब आज जब क्या डिस्कशन हुई है, क्या आपका रद्दमल क्या होगा? पार्लियामेंट में कानून साजी हुई है, अभी वो कानून बना नहीं है। अगर अदालत ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्योंकि आप तो ये कानून साजी करने जा रहे थे ना कि सुमोटो का इख्तियार, बेंच बनाने का इख्तियार वो 3 सीनियर जजेस के पास होगा, अब वो 2 जजेस शामिल भी नहीं है, 8 रुकनी बेंच बन गया, वो स्ट्राइक डाउन हो गया तो क्या करेंगे? मैं उसी में आ रहा हूँ। देखिए, हमने जो कानून बनाया है, हमने तो एक किस्म का उसमें जो उसका ईथोस है सुप्रीम कोर्ट का, या सुप्रीम कोर्ट के माहौल में जमहूरियत जो है इंजेक्ट करने की कोशिश की है। अगर सियासतदान को नेक काम भी करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर आगे भी जो है बैरिकेड खड़े कर दिए जाते हैं। हमारा ख्याल था, और ये बात जो है मैं आई विटनेस हूँ, मैं पार्टिसिपेट किया 2008 की नेगोशिएशंस में, लेकिन उस वक्त भी जो अदलिया बहाल हो रही थी उन्होंने इसको रजिस्ट किया। हमने कहा 3 बंदों की कमेटी बना दें, सो मोटो इस तरह जो है एक शख्स जो है वो ना ले सके, जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनकी कमेटी बना दी है। उस वक्त भी 2008 में भी, आज भी हमारी ये डिमांड जो है, ये डिमांड जो है वो PMLN या पीपल्स पार्टी या JUI या दूसरी PDM की पार्टीज़ के लिए नहीं है, ये उस अदारे की मजबूती के लिए है। हम उस अदारे में जो है जमहूरियत को जो है फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब इदारे ने 8 रुकनी बेंच बना दिया है तो आप करेंगे क्या? आप लोगों ने कानून साजी अभी हुई, अभी कानून बना नहीं है, टेकअप हो गया है, करेंगे क्या कर लेगी पार्लियामेंट? मुझे मोहलत देना जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक कानून जो है वो अपनी फाइनल शेप में नहीं आया, वो लागू ही नहीं हो सकता, कानून की शक्ल ही उसने अभी तक इख्तियार नहीं की, उसकी जो फाइनल जो उसके प्रोसेसेस हैं उसमें से वो गुजरा नहीं है। तो आप उस कानून को किस तरह जो है वो ज़ेरे बहस जो है अदालत उज़्मा में ला सकते हैं? सबसे बड़ा अदालती इंसाफ का फोरम है, उसमें एक चीज़ जो है अभी इन माई हम्बल ओपिनियन जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका वजूद अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो उसके वजूद को किस तरह आप चैलेंज कर सकते हैं? ये मेरी बड़ा हम्बल सा एक सवाल है जो मगर ख्वाजा साहब, अगर उन्होंने अभी टेकअप किया है, मगर 20 तारीख के बाद जब कानून बन जाए फिर स्ट्राइक डाउन किया, क्योंकि उस वक्त बेंच पहले ही बना हुआ होगा, तो चीफ जस्टिस को 2 सीनियर जजेस के साथ बैठकर वो बेंच नहीं बनाना होगा, बेंच पहले ही होगा, और फिर बाद में स्ट्राइक डाउन हो गया, फिर क्या करेंगे? देखें, ये आर्गूमेंट्स जो है सारे वहाँ पे जो आप रेज़ कर रहे हैं, ये जो मीटिंग इस वक्त जारी है उसमें ये सारे डिस्कस हो रहे हैं। मैं प्रीमेच्योरली वहाँ से उठ के आ गया, अभी फ़ैसले नहीं हुए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ज़ेरे बहस ला रही हैं। हम लाजमी तौर पे इसका कोई ना कोई हल ढूंढेंगे। लेकिन एक बात जो है ना, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो बरादरम राना सुनावलो ने आपसे बात की है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है, बल्कि
बल्कि अभी ज़्यादा स्पीड पे, आहिस्ता नहीं है, तेज़ी के साथ एक ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे दोनों अदारे जो है, पार्लियामेंट भी और अदालत उज़्मा भी जो है वो इर्रिपेरेबली डैमेज हो जाएंगे। पार्लियामेंट में जो है वो फिर भी एक जो है वो एक इंट्रिंसिक किस्म की एक कैपेसिटी मौजूद है कि पार्लियामेंट के साथ बहुत कुछ हुआ पिछले 75 साल में, लेकिन वो रिकवर कर जाती है। वो पब्लिक की एक मैंडेट होती है, उससे रिकवर कर जाती है। मैंडेट डाउटफुल हो जाए फिर भी वो कैरी हो जाती है। तो लेकिन अगर अदालत उज़्मा को जो नुकसान पहुंचा, जिस तरह अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे, अदालत उज़्मा को अगर नुकसान पहुंचा तो वो पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। ये जिम्मेदारी जो है इस वक्त वहाँ पे 15 जो ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं उनके कंधों पे है। तो मगर अदालत तो इसको भी अपने आप को नुकसान के तौर पर लेगी ना। जब अदालत ने अहकामात दिए, हुकूमत ने अमल नहीं किया, पार्लियामेंट का सहारा ले लिया, आज अदालत ने अहकामात जारी कर दिए कि जी रिपोर्ट जमा कराएं क्योंकि फंड नहीं आए और पार्लियामेंट में मामला ले गई हुकूमत, तो इस हवाले से भी आपको सख्त अहकामात का सामना करना पड़ सकता है। मेरी बात जो है, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था कि वो जजमेंट जो है उनके जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने उस पर सवाल उठा दिया। वो 4-3 वाली जो जजमेंट है वो प्रवेल की। मैं इसी बात का तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि 4-3 की उनको दे मस्ट, ये जिम्मेदारी है जो है जजेस की कि दे मस्ट पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। और ये जो चीज़ जो है ये इसको अपने जो अंदरूनी खाना जो उनके जो इख्तलाफात खुल के पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुके हैं उनको रिपेयर करें, उनके ऊपर को मरहम पट्टी लगाएं ताकि पाकिस्तानी अवाम का जो है, मैं फिर कहूँगा कि 51,000 किस तरह रात को नींद आती है कि 51,000 लोग जो है जेलों में बैठ के जो है फांसी लोग लग जाते हैं, उसके बाद जजमेंट आती है। ये हुआ है इसी सुप्रीम कोर्ट में जो आज से चंद साल पहले हुआ है जो है। तो ये किस तरह से सोते हैं? हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमसे कुताहियाँ होती हैं, लोग दरगुजर कर जाते हैं क्योंकि सियासत एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसमें चीज़ें ये टॉलरेबल हैं, लेकिन वहाँ तो बड़ी डिफाइंड चीज़ें हैं। उसमें अगर ये चीज़ें होती हैं तो पब्लिक का एतमाद मजरूह होता है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये इस तरह नहीं। मैं इसके आपने पहले प्रोग्राम में मुझसे बात की थी, अगर वो इस गुफ्तगू के दरमियान वो सामने आई तो मैं इसका कोई हल भी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपके सामने अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस नहीं कर सकता, मगर वो स्ट्रेटेजी जो है कल ही अनफोल्ड होगी। जैसे कल काबीना का इजलास भी है, कल पता चल जाएगा। मगर आप लोगों की हुकूमत के गिर्द हर तरफ से लगता नहीं आपको घेरा तंगी हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, नज़र आ रहा है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, फिर एक अग्रेसिव किस्म की अपोजिशन में होते हुए डिप्लोमेसी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अमेरिका के कांग्रेसमैन तनकीद कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अब कांग्रेसमैन ब्रेट शर्मन, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी खारजा एंटी ब्लिंकन को कहा है कि मामला हुकूमत पाकिस्तान के साथ उठाया जाए कि कैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस, गिरफ्तारियाँ, पेमरा की पाबंदियाँ, ये सब किया जा रहा है। देखें शाहजेब, अमेरिका में पिछले 4 महीने के अंदर, ये चौथा महीना है, 146 शूटिंगें वाक़यात हुए हैं स्कूल्स के अंदर। 146 हमारे यहाँ पे दहशत गर्दी में इतने लोग जो है शहीद नहीं हुए जितनी अमेरिका में बच्चे स्कूलों में जो है मर गए हैं। क्या किया है अमेरिका ने उसके लिए? क्या उन लोगों के बुनियादी हकूक़ नहीं है वहाँ पे स्कूलों में जो मर रहे हैं? क्या उनके ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लॉबिस्ट फर्म्स के कहने पे जो बयान दे रहे हैं, या क्या उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? और गन लॉबी जो सबसे बड़ी रिचेस्ट लॉबी है वहाँ पे, उसके कहने के ऊपर जो ये कत्ले आम जो है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। पाकिस्तान को बाद में देखें, पहले अपना घर तो दुरुस्त करें। सुपर पावर हैं, पहले अपना घर दुरुस्त करें। वो सुपर पावर हैं, और मैं आप उन्हें कह दें अपना हाउसिंग ऑर्डर करें प्लीज, मगर उनकी बात में वजन है जब वो हमें कहें हाउसिंग ऑर्डर करें। तहरीक इंसाफ 1 साल पहले कहती थी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, आज उसी अमेरिका से आवाजें आ रही हैं उनके लिए। देखें, इसका मतलब है कि बजाय इसके कि वो कहते थे कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, वो तो लगता है कि वो उनके ये जो इमरान खान एंड कंपनी जो है उनके स्पॉन्सर्ड लोग हैं।
ये उनकी एक्सटेंशन है जो मुल्क के अंदर जो है उनका एजेंडा जो है पूरा कर रही है, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, ये उनकी एक्सटेंशन है। ये तो फिर उसी तरह हो गया कि जिन लॉबीज़ के मुतल्लिक इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उनके लिए काम कर रहे हैं पिछले 25-30 साल से और उनके पाकिस्तान में एजेंट हैं, तो ये सारी एक स्मोक स्क्रीन थी कि जी डेविड उसने डोनाल्ड लू ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, ये साजिश थी, बैरूनी साजिश थी, इंपोर्टेड साजिश थी। परसों भी असेंबली के अंदर यही नारे लग रहे थे, इंपोर्टेड साजिश थी। मेरा ख्याल है कि जो नारे लगा रहे थे अल्लामा इकबाल साहब के पोते थे जो ये नारे लगा रहे, उन तक अभी इत्तला नहीं पहुंची थी, अब वो इंपोर्टेड नहीं है, अब एक्सपोर्टेड हो गई हुई है साजिश। तो ये तमाशे लगा हुआ है ना। मगर मौसर आवाज जब उठ रही है तो आपकी हुकूमत पर दबाव तो पड़ेगा ना। अगर मगरबी ममालिक से आवाज उठ रही है तो आपकी हुकूमत में, जो मैं कह रहा हूँ कि हर तरफ से कॉर्नर ही हो रही है ना मुल्क के अंदर आपसे मामला समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अलग प्रेशर है और तहरीक इंसाफ एक मौसर तरीके से अपने लिए लॉबिंग करने में कामयाब हुई है, वहां से आवाज उठ रही है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं अल्टीमेटली लॉबिंग जो है वो मैटर करती है पाकिस्तानी अवाम के साथ, और दबाव की बात जो है हमने दबाव लिया हुआ है एटम बम चलाने के ऊपर। हमने जो है एक्सप्लोजन किए थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, हमने दबाव लिया हुआ है, बहुत दबाव लिया हुआ है, हम और भी दबाव ले सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि अमेरिकन मस्ट पुट देयर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, और उसके बाद हमें लेक्चर दें। उनको फ़लस्तीनी नज़र नहीं आते, उन्हें मस्जिद अक्सा में जो कुछ हुआ है वो नज़र नहीं आता, जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो नज़र नहीं आता, उनको पाकिस्तान में नज़र आता है। पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है, एक एटमी कुव्वत है जो उनको खटक रही है, और वो इमरान खान के ज़रिए हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि पहले आवाजें उठती थी तहरीक इंसाफ के दौर में तो वो भी कहते थे कि बैरूनी साजिश है, ये इस किस्म की बातें। अब आप लोग भी यही बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में भी तंजीमें आवाज उठाती थी, बैनुल-अक़वामी तहरीक इंसाफ की बातें करती थी। कहने पे मजबूर हो जाऊंगा कि इमरान खान एक इंपोर्टेड आइटम है जिसके ऊपर ड्यूटी भी कोई नहीं है। मगर ऐसा फिर सूरत हाल तो अब यहाँ तक आ गई है ना कि जितने भी बड़े बड़े केसेस की बात होती थी, बड़ी बड़ी करप्शन की बात होती थी, मगर बात अब यहाँ तक आ गई है कि जी इमरान खान साहब का निकाह इद्दत में हुआ था या नहीं हुआ था, यानी कि कुछ साबित नहीं हो रहा ना उनके खिलाफ। अब बात यहाँ तक आ गई। देखें, अभी 8/4 को ये 4-5 दिन पहले जो है वो मौलाना जो है उन्होंने फिर बयान दिया है कि इद्दत में निकाह कराने का ये मुझे आर्गूमेंट दिया गया था कि पहली तारीख को जो है 1 जनवरी को, जो भी 2018 थी या 19 थी, अगर मेरा निकाह जो है ये मौजूदा उनकी जो बेगम है उनके साथ ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकूँगा, इसलिए मैंने इद्दत के दौरान निकाह किया। आप देखें, मुझे आप बताएं, शाहज़ेब के एक शख्स जो है इद्दत के दौरान निकाह करे सिर्फ़ इसलिए कि उसको ये कश्फ हुआ है या उसको ये इल्हाम हुआ है कि 1 जनवरी तक अगर ये मेरा इस खातून के साथ निकाह ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकूँगा। आप चाहते हैं उन लोगों वो पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म बने, उसके साथ बैठ के हम मुज़ाकरात करें, उसके साथ पाकिस्तान के मसाइल सेटल करें। मुझे तो उन लोगों की अकल के ऊपर मातम करने को जी चाहता है जिन लोगों ने उसको स्पॉन्सर किया, जो उसके सिलेक्टर थे, जिन लोगों ने, वो कल्परेट हैं आज भी इस मुल्क के जो है मुल्क के जो दुख पहुंचा है या जुल्म हुआ है या जो नुकसान हुआ है इस मुल्क का, वो बराबर के शरीक है इमरान खान के अंदर, क्योंकि इमरान खान के वो स्पॉन्सर थे। वो लोग जो हैं वो बरी-ज़िम्मा नहीं करार दे सकते जो 2011-12 से उसको स्पॉन्सर करने लगे हुए थे। असलियत उस बंदे की ये है, ज़ाती मामला है ना, इद्दत के अंदर निकाह इसलिए कर रहा है कि डेट है कि उसके वज़ीर आज़म बनने की। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी कानून बना नहीं है, 8 रुकनी बेंच बन गया है, कानूनी हवाले से क्या कहता है बात करेंगे ब्रेक के बाद। अदालत ने 8 रुकनी बेंच बना दिया है। हमारे साथ हामिद खान साहब मौजूद हैं, माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, इसके अलावा सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आप बताइएगा, 8 रुकनी बेंच बन गया, ज़ाहिर अभी वो बिल है, कानून बना नहीं है, मगर बेंच बन गया है जिस पर एतराज़ उठ रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, आमतौर पे तो ऐसे नहीं होता। जब कोई लॉ बन जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, तभी उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन एक आध इससे पहले है मिसालें जैसे, लेकिन वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हुआ था, 2005 और 6 की बात है, तो वो एक मिसाल है जिसमें अभी स्टैचूट पर उस वक्त के गवर्नर ने जो था वो अपनी असेंट देनी थी, उससे पहले चैलेंज हुआ था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। वैसे मगर जब आपसे पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, आपने कहा था कि पार्लियामेंट इस हवाले से कानून साजी कर सकती है।
देखिए थ्योरेटिकली तो कानून साजी हो सकती है। मैं समझता हूँ आर्टिकल 199 में 191 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, तो मतलब लॉ भी बन सकता है। इस पर सवाल उठेगा, इसी को बीट करना पड़ेगा, क्या इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है कि नहीं, जबकि अभी ये सिर्फ एक बिल ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन फर्क इतना है कि दोनों हाउसेस से ये पास हो चुका है और सदर के पास ये जा चुका है उसके सेंट के लिए, और सदर ने जो है उस पर चूंकि दूसरी दफा गया है तो सेंट नहीं हुई है, और इसलिए वो 10 दिन के बाद ये कानून बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये इसको अस्यूम कर सकती है कि ये सिर्फ चंद दिनों की बात है, इसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है, तो सिर्फ उसका इंतजार करने की इसको जरूरत नहीं है, इससे पहले ही इसका फैसला कर दिया जाए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तो किस तरह से मामला को आगे चलाती है। अभी तो उन्होंने उस पर अभी तो जुरिस्डिक्शन जो है वो अस्यूम की है उन्होंने। अभी ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की जो 8 रुकनी बेंच बनी है उसके सामने किस अंदाज से चलती है ये वक्त बताएगा। हाँ सर, बेंच के हवाले से क्या कहिएगा? 8 रुकनी बेंच है, सीनियर जजेस नहीं हैं, इसके अलावा जिन्होंने 4 ने इख्तलाफ किया था वो नहीं है, बेंच आपके ख्याल में बेहतर हो सकता था? मैं समझता हूँ कि इसे लार्जर बेंच बनाते या ये कम अज कम तासुर नहीं होना चाहिए, जो कि तासुर जा रहा है कि इसमें जो डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके मुताबिक एक तरफ जिन जजेस की सोच या हम ख्याल समझे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, उनका बेंच बनाया गया और उसमें से 7 वो जज जो कि जिनके बारे में ये तासुर है कि वो दूसरी सोच के हामिल हैं उनको बाहर किया गया। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए था, ये मुनासिब नहीं था। बेहतर ये होता कि इसमें जो 2 सीनियर जजेस है चीफ के बाद उनको शामिल कर लिया जाता तो इस किस्म का तासुर नहीं उभरता। हसन साहब, पाशा साहब आप कहिएगा, ज़ाहिर भी कानून बना नहीं है मगर अदालत ने पिटीशन टेकअप कर ली, 8 रुकनी बेंच बना दिया, क्या कहता है कानून? मैं बिल्कुल जनाब हामिद खान साहब की राय से इत्तफाक करता हूँ कि सिर्फ एक मिसाल हिस्बा बिल वाले केस की है कि जिसको बिल बना था, अभी एक्ट नहीं बना था और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे हर एक को पता था कि जब ये इनकॉर्पोरेट होगा, एक्ट बनेगा, सदर साहब दस्तखत नहीं भी करते तो बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब इसने इनकॉर्पोरेट होना है तो ये चैलेंज होगा। क्या ही अच्छा होता अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8-9 दिन और इंतज़ार कर लेती और अगर वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता तो फिर इसको ऑलरेडी पिटीशंस आई हुई थी उनको एंटरटेन कर लेती। दूसरी तरफ आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसी किस्म की एक पिटीशन को ऑब्जेक्शन लगा के रोक दिया, कह दिया कि अभी चूँकि बिल इन प्रोसेस है तो इस वक्त ये टाइम नहीं है कि इसको हम एंटरटेन करें। इसी बुनियाद पे उसको उन्होंने वो ऑब्जेक्शन लगा के फ़ारग कर दिया। तो अभी भी जहाँ तक बेंच का ताल्लुक है वो मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर 8 रुकनी बेंच ही बनाना था तो फिर सीनियर मोस्ट 8 जजेस को ले लेते तो ये ज़्यादा अच्छा था। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को एक और मौका अल्लाह ताला ने दिया था कि वो फुल कोर्ट बना देते, क्योंकि ये भी एक आइनी मसला है और पहले भी एक फरीक बार बार मुतालबा कर रहा है, पाकिस्तान बार कौंसिल मुतालबा कर रही है कि फुल बेंच बनाएं, अगर फुल बेंच नहीं तो फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। किसी एक बात को नहीं माना गया, नहीं तस्लीम किया गया। तो अभी देखें अब ये भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं कि ये फुल बेंच एक ख़ास सोच रखने वाले जजेस पे मुश्तमिल फुल बेंच बन गया। सब अब वाज़ेह मैसेजिंग आप नहीं समझते कि है चीफ जस्टिस की तरफ से? वो पहले भी कह चुके हैं कि जैसे मज़ाहिर नकवी को पहले बेंच में शामिल किया था खामोश पैगाम के लिए, अब जो 8 रुकनी बेंच बनाया उसमें बहुत सारे जजेस शामिल नहीं हैं, मगर जो शामिल हैं बार काउंसिल का अपना रेफरेंस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ मौजूद है, फुल कोर्ट का मुतालबा मौजूद है, तो ये वाज़ेह मैसेजिंग नहीं है? ये मैं फिर एक बार यादा करूंगा इस बात का कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त तक जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ 5 बार कौंसल जो सूबाई हैं और 1 पाकिस्तान बार कौंसल,
6 रेफरेंस फाइल हो चुके हैं, ठीक है। और अब जब एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुके हैं तो उनको इसमें नहीं बैठना चाहिए था या उनको, और ये बात चीफ साहब की करनी के मैसेज दिया गया, तो क्या वो मैसेज हमें दिया गया है? हम तो ना कोई शिकायत कर रहे हैं, ना कोई और कोई हमारी कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है। हम तो इस इदारे को बचाने के लिए ये रेफरेंस लेके आए हैं कि आर्टिकल 209 इन्वोक करके इंक्वायरी करें कि ऑडियो लीक जो हुई है वो गलत है या सही है। और अगर वो गलत है तो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वो सही है तो फिर इन जज साहब के खिलाफ कार्रवाई करें कि उन्होंने इतनी क्यों इजी एक्सेस दी है लोगों को कि इस तरह फ़ोन पे बात करके केस फिक्सेशन की बात हो रही है, फिर जो एसेट्स हैं उनके हवाले से भी कुछ बातें की गई हैं तमाम रेफरेंसेस में। तो ये बड़ा सीरियस है बात है। इस इशू पे जनाब चीफ जस्टिस साहब को वक्त से पहले अपनी राय का इज़हार नहीं करना चाहिए था। मैं पूरी एक विद ड्यू रिस्पेक्ट ये अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कानूनी राय आपने सुनी है। एक और मामला है जो कि इद्दत के हवाले से है, क्या उसकी हकीकत है आपके सामने रखेंगे इद्दत के बाद। इस वक्त सियासी तनाज़ात से हटकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की निजी ज़िंदगी के हवाले से एक नया केस सामने आ गया है। ये केस इमरान खान की तीसरी शादी के हवाले से है कि आया इमरान खान का अपनी मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी के साथ निकाह उनकी इद्दत के दौरान हुआ या उसके बाद हुआ। इस हवाले से PTI ही के साबिक मेंबर कोर कमेटी और खुद इमरान खान के निकाह ख्वाह मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान सामने आ गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मोहम्मद हनीफ नामी शहरी ने दरख्वास्त दायर की कि बकौल मुफ्ती सईद के इमरान खान ने बुशरा बीबी से उनकी इद्दत के दौरान निकाह किया था, इसलिए यह निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है। इमरान खान के खिलाफ दफ़ा 496 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस के दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान के निकाह ख्वाह और PTI के साबिक रुकने कोर कमेटी मुफ्ती सईद को गवाह नामजद किया और फिर आज मुफ्ती सईद ने अदालत में पेश होकर अपना बयान कलमबंद करवा दिया है। मुफ्ती सईद के बयान के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया और कहा कि मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़वा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। मुफ्ती सईद के बयान LP के मुताबिक मैंने लाहौर जाकर इमरान खान और बुशरा बीबी के अजीज़ व अकारीब से पूछा कि क्या निकाह की तमाम शराइत पूरी हैं, और पहली शादी और तलाक का भी पूछा, जिस पर मुझे यकीन दिलाया गया कि निकाह की तमाम शरई और कानूनी शराइत पूरी हैं। जिसके बाद मैंने इमरान खान का निकाह पढ़वा दिया। बयान के मुताबिक निकाह के बाद मुख्तलिफ ज़राए से मेरे इल्म में आया कि निकाह और शादी की तकरीब फ्रॉड पर मबनी है। इस निकाह के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी बनी गाला में बतौर मियाँ बीवी रहना शुरू हो गए। कुछ दिनों बाद इमरान खान ने मुझसे दोबारा रब्ता किया कि निकाह दोबारा पढ़वाना है। मैंने वजह पूछी तो इमरान खान ने बताया कि बुशरा बीबी की तलाक नवंबर 2017 में हुई थी और 1 जनवरी 2018 वाला निकाह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पेश गोई थी कि मैं यानी इमरान खान साल 2018 के पहले दिन बुशरा बीबी से शादी करूंगा तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा। इस वजह से मैंने बुशरा बीबी के साथ उसी दिन निकाह किया था। बयान LP के मुताबिक मैं इमरान खान की इस बात पर हैरतज़दा हुआ, लेकिन मैंने फरवरी 2018 को बनी गाला में दोबारा निकाह पढ़वाया। मुफ्ती सईद के बयान के मुताबिक अगर शरई और कानूनी लिहाज से देखा जाए तो इमरान खान का 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था, लेकिन जब मुझसे दोबारा निकाह के लिए रब्ता किया गया तो इससे मुझे यकीन हो गया कि दोनों ने जानते बूझते पेशगोई के ज़ेरे असर गैर शरई और गैर कानूनी निकाह किया और शादी की जाली और नाम निहाद तकरीब के निकाह नामे पर मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। अब इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इमरान खान का इद्दत के दौरान बुशरा बीबी से निकाह के केस के काबिल समाअत होने पर दरख्वास्त गुजार के वकील 28 अप्रैल को दलाइल देंगे। इमरान खान ने बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह किया, ये मुफ्ती सईद का बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन ये कहना कि क्योंकि यह निकाह इद्दत के दौरान किया गया इसलिए गैर कानूनी है, इस पर भी कई सवालात खड़े होते हैं, क्योंकि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का गुज़िश्ता साल का फैसला पहले से ही मौजूद है, जिसमें अदालत ने कहा था कि इद्दत ख़त्म होने से पहले की जाने वाली शादी ना तो ज़िना तस्वुर की जाएगी, ना ही वो कलदम करार दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 तरह की गलत शादियों की निशानदेही की थी, एक बातिल और दूसरी फासिद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फासिद शादी वो है जिसमें शादी की राह में रुकावट आर्जी हो, जबकि बातिल शादी वो है जिसमें शादी की राह में हायल रुकावट मुस्तकिल हो, जैसा कि 2 बहनों से एक ही वक्त में निकाह। इसी तरह से फासिद शादी बेकायदा तो हो सकती है लेकिन वो कलदम नहीं करार दी जा सकती, जबकि बातिल शादी कलदम करार दी जा सकती है। जबकि खुद इस हवाले से मुफ्ती सईद का एक क्लिप सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिसमें औरत का कौल मोतबर है, औरत का कहना कि मेरी इद्दत गुजर गई तो बात खत्म हो गई। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई, क्योंकि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात।
जबकि इस हवाले से आज पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुफ्ती सईद के हवाले से लिखा कि कसूर तो हमारा अपना है, कैसे कैसे घटिया लोग घरों तक दस्तरस हासिल कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे शैतानों से जो इंसानों के भेष में होते हैं पनाह दे, महफूज रखे और अपनी रहमतों से घटिया साजिशियों को हमेशा नाकाम करे। जबकि इससे पहले 2018 में जब यह खबर ब्रेक की गई थी तो भी पीटीआई ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। 6 जनवरी 2018 को द न्यूज़ और जंग में तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की इमरान खान की खुफिया शादी की खबर शाया हुई थी, जिसके मुताबिक इमरान खान ने 1 जनवरी की रात लाहौर में अपनी रूहानी उस्ताद से शादी कर ली है और उनका निकाह पीटीआई कोर कमेटी के रुकन मुफ्ती सईद ने पढ़ाया है। इमरान खान के निकाह की तकरीब डिफेंस लाहौर में हुई, जहां पार्टी के अहम रहनुमा भी शरीक हुए। इस हवाले से निकाह ख्वाह और इमरान खान के करीबी साथियों का मौक़िफ़ भी लिया गया। मुफ्ती सईद से रब्ता किया तो उन्होंने खबर की तस्दीक की, ना ही तरदीद की। इमरान खान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने दो टोक अल्फाज में तरदीद कर दी और पीटीआई चेयरमैन के तर्जुमान नईम उल हक ने भी शादी की बात को रद्द कर दिया। खबर में इमरान खान की शादी किससे हुई है नाम शाया नहीं किया गया। अलबत्ता ये जरूर बताया गया था कि वो खातून रूहानी शख्सियत है और उनके साबिका शौहर सरकारी मुलाजिम है। इस खबर के अगले ही रोज़ यानी 7 जनवरी को तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया, जिसमें लिखा कि बदकिस्मती से उमर चीमा ने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर खबर की, जिसमें एक और शख्स भी शामिल है, एक प्राइवेट खातून है जिनका पब्लिक लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में लिखा कि इमरान खान ने बुशरा मानिका को शादी की पेशकश की है। बुशरा मानिका ने अहले खाना खुसूसन बच्चों से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जब निकाह की पेशकश कबूल कर ली जाएगी तो इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर देंगे। मीडिया से गुजारिश है कि वो दोनों खानदानों के निजी मामलात का एहतराम करे और कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। इस खबर के आने के बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद मुफ्ती सईद की मस्जिद पहुंचे और उनसे इमरान खान के निकाह के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने ना तरदीद की ना तस्दीक की। सर एक सवाल, कोई सवाल नहीं, कोई प्लीज यार एजाज भाई छोड़ दो यार। नहीं सवाल कोई साथ गाड़ी कहाँ है? एजाज भाई नहीं, एजाज भाई ओ भाई हट जाओ तुम, छोड़ो भाई सोफिया भाई। सर वैसे इस्लामी तौर पर उसकी क्या मैं बताता हूँ, मैं आपको बता दूँ। सर इस्लामी तौर पर जायज़ है कि निकाह मैं बता रहा हूँ इस्लामी तौर पर जायज़ है? इस दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शादी की तरदीद करते रहे, जबकि सोशल मीडिया पर जंग और जियो के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, गालियां दी गई, सहाफ़ी उमर चीमा को ट्रोल किया गया। फिर 19 फरवरी 2018 को खुद इमरान खान ने शादी की तस्दीक कर दी। इमरान खान ने ट्वीट करके निकाह की मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा किया और तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि यह शादी एक दिन पहले यानी 18 फरवरी को लाहौर में हुई है, मगर जो तस्वीर जारी की गई उसने उमर चीमा की खबर की तस्दीक की, क्योंकि दुल्हन भी वही हैं, गवाह भी वही हैं, निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद भी वही हैं जो उमर चीमा की खबर में थे, लेकिन इस दफ़ा तारीख मुख्तलिफ बताई गई थी। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने पहले टीवी इंटरव्यू में कहा कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैं अपने घर से इद्दत पूरी करके निकली थी, फिर घर से निकलने के तकरीबन 7 महीने बाद मैंने शादी की थी। जबकि उमर चीमा की खबर और खुद निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का बयान इसके बरक्स है। जबकि इमरान खान के साबिक़ करीबी साथी ओन चौधरी भी सहाफ़ी जावेद चौधरी को इंटरव्यू में इस निकाह की दास्तान बयान कर चुके हैं। जावेद चौधरी के 26 जनवरी के कॉलम के मुताबिक ओन चौधरी ने उन्हें बताया कि अचानक 31 दिसंबर को इमरान खान ने मुझसे कहा कि मैं बुशरा बीबी से निकाह कर रहा हूँ, तुम निकाह का बंदोबस्त कर दो, हम कल लाहौर जा रहे हैं। मैं परेशान हो गया। ओन चौधरी ने इमरान खान से कहा कि लेकिन ये तो शादीशुदा हैं। इमरान खान ने बोला कि नहीं, उनकी तलाक हो चुकी है। मैंने जुल्फी बुखारी को बुलाया, अपना ऑफिशियल फ़ोन एहतियातन इस्लामाबाद में छोड़ा ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो सके और हम मोटरवे के जरिए लाहौर रवाना हो गए। मैं गाड़ी चला रहा था, खान 7 वाली सीट पर बैठा था और जुल्फी बुखारी पीछे बैठा था। हमने मामले को खुफिया रखने के लिए जहांगीर तरीन का जहाज़ तक इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने मुफ्ती सईद को भी अलग गाड़ी में भिजवाया था। ये हमें लाहौर में मिले थे। गार्ड्स की गाड़ी भी हमसे 5 किलोमीटर पीछे थी और उसमें भी सिर्फ 2 लोग थे। हम UDHA लाहौर के G ब्लॉक के 4 नंबर घर पहुंच गए। ये फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर का घर था और यूं ये निकाह हो गया। आर्टिकल के मुताबिक जब ओन चौधरी से पूछा गया कि आया इमरान खान का ये निकाह बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, हमने इसलिए ये निकाह शुरू में खुफिया रखा था। जावेद चौधरी ने पूछा कि क्या मुफ्ती सईद ने तलाक के कागजात की तस्दीक कराई थी, तो ओन चौधरी ने जवाब दिया कि नहीं, हमें तलाक के डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं मिले। बीबी का कहना था कि मुझे शरई तलाक हुई थी, चुनाचे हमारे पास तलाक की कोई दस्तावेज़ नहीं थी। इमरान खान हमेशा ये दावा करते आए हैं कि मुझे ज़िंदगी में जो हासिल करना था मैंने कर लिया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक हैरत की बात है कि मुफ्ती सईद के दावे के मुताबिक इमरान खान ने सिर्फ वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश में बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह किया, क्योंकि मुफ्ती सईद के मुताबिक इमरान खान ने उन्हें बताया कि वज़ीर आज़म बनने के लिए 1 जनवरी को निकाह करना लाजमी है। फिर इमरान खान ने बुशरा बीबी से 1 जनवरी को 2018 को निकाह भी किया और उसे छुपाया भी, जबकि इस निकाह से सिर्फ 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे चुकी थी। इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने PTI के रहनुमा शिबली फराज को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।